हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होगे। तो जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर चैप्टर 15 क्लास 9 का बायोलॉजी का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अभी एग्ज़ाम में आने वाला है उसका वीडियो बनाइए, तो लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लास 9 का चैप्टर 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का और आने वाले परीक्षा में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायो गुरुजी। ओके, तो हमारा पहला जो पॉइंट है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फूड एंड फूड रिसोर्सेज। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें फूड के बारे में पढ़ना है और फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है और उसका किस प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट करें, कैसे हम उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट करें, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज फूड एंड फूड रिसोर्सेज। आप सभी जानते हैं कि भोजन, फूड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड क्या करता है? फूड हमारा ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, बॉडी का मेंटेनेंस करता है, बॉडी को डिजीज से बचाने का काम करता है। फूड हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना भोजन के कोई भी जीव, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है भोजन। तो भोजन हमको कहाँ से मिलता है, कौन कौन से फूड रिसोर्सेज हैं? तो भोजन हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है। जो प्लांट से भोजन मिलता है उसको प्लांट रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है, और जो एनिमल से मिलता है उसको हम लोग एनिमल फूड रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो दो ही हमारे पास ऑप्शन है फूड के, या तो प्लांट से हम फूड लेंगे या एनिमल से लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, क्या आवश्यकता है इसको इम्प्रूव करने का, फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की क्या जरूरत है? तो आप जानते हैं कि भारत जो है, इंडिया जो है, एक पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलस मतलब बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला देश है और दिन प्रतिदिन आबादी जो है हमारे देश की बढ़ते जा रही है। वैसे तो पूरी दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लेकिन भारत की आबादी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, आप जानते हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश की आबादी, आज़ादी के समय अगर लगभग 40 करोड़ थी, तो अभी हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़। ठीक है, तो इतनी बड़ी आबादी को, इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है, मीट की आवश्यकता है, अंडे की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी फूड वैरायटी है उन सब की आवश्यकता है। तो उन सब की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए बीजों का आविष्कार किया जाता है, उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार किया जाता है, हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो उसी के तहत ये है ग्रीन रिवोल्यूशन, अगला टॉपिक हमारा, और व्हाइट रिवोल्यूशन। वैज्ञानिकों ने अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था 1950-60 के दशक में, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, जितने भी अनाज हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि के लिए, स्पेशली गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था 1950-60 के दशक में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। व्हाइट रिवोल्यूशन लाया गया था दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, दूध के उत्पादन में और डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में वृद्धि के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, यह भी लगभग 1960-70 के दशक की बात है। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं देखो तेजी से बढ़ रहा हूं आगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, बाकी तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, एनसीईआरटी पर बेस्ड मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक अगर आप सामने रखोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एल्ड्स, जो भी क्रॉप हैं, जो भी फसल है, उनके उत्पादन में वृद्धि कैसे करते हैं हम लोग, उसके लिए 3 जो है यहाँ पर तरीके बताए गए हैं। क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो क्रॉप की वेराइटी है, ठीक है, अलग अलग जो क्रॉप है, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, ठीक है, तो ये जो क्रॉप है
उसके वेराइटी में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, कुछ ऐसे HYV सीड्स का प्रयोग किया जाए, हाई यील्डिंग वेराइटी, जो अधिक से अधिक हमको उत्पादन दे। ठीक है, अधिक से अधिक उत्पादन, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। क्योंकि देखो हमारे पास लैंड जो है, हमारे पास जो जमीन है वो सीमित है, वो नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के बाद जो साइड इफेक्ट जो हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो जमीन है, जो कृषि योग्य जो भूमि है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ये कम भूमि में अधिक से अधिक हम जब उत्पादन करने लगते हैं तो इससे क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट लाके, अच्छे अच्छे सीड्स का प्रयोग करके हम उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक अक्सर इस प्रयास में लगे रहते हैं कि इस प्रकार के सीड्स का हम उत्पादन करें जो कम भूमि में जो है ज्यादा से ज्यादा हमको उत्पादन दे सके। ठीक है, समझ रहे हो आप? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट में देखो ये 3-4 टॉपिक है, वो हमने पहले से लिख के रखा है ताकि समय की बचत हो और आप आसानी से इसको समझ सको। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, ठीक है, का मैनेजमेंट। एक तो जो अनाज जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, अनाज का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर जो मौजूद जो पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी अनाज है, जो भी उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में रहें। ठीक है, ताकि वो फिर पब्लिक के बीच में या लोग जब उसका इस्तेमाल करें तो उसका उनको सही फायदा हो, पोषण उनको सही तरीके से मिल सके। एक तो इसमें ये है। दूसरा, जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो सही मात्रा में प्लांट को मिले। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट को आवश्यक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम मात्रा में प्लांट को जरूरत होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स का भी सही मात्रा में इनको प्लांट को ये उपलब्ध हो, इसके लिए भी मैनेजमेंट किया जाता है बाय यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्योंकि जब बार बार हम खेती करते हैं तो प्लांट जो मिट्टी है उसके अंदर उर्वरा शक्ति, धीरे धीरे फर्टिलिटी घटने लगती है, इसलिए उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स मिलाया जाता है। आप सब जानते हैं कि क्या है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। जब हम प्राकृतिक रूप से, जब हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के माध्यम से जब हम खाद का निर्माण करते हैं तो उसको मैन्योर्स बोलते हैं। ठीक है, साग सब्जी के छिलके, प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, गाय का गोबर, एनिमल काउ डंग, ठीक है, इस सब का इस्तेमाल करके जब हम खाद का निर्माण करते हैं तो उसको मैन्योर बोलते हैं। और जब हम केमिकल का इस्तेमाल करके जब कृत्रिम रूप से जब फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, खाद को बनाते हैं, तो उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो दोनों से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन मैन्योर ज्यादा अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, और फर्टिलाइजर हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लेकिन दोनों से उत्पादन में वृद्धि होगी। और क्या करते हैं हम, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, इरिगेशन की व्यवस्था करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। ठीक है, और क्रॉपिंग पैटर्न, जो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रॉपिंग पैटर्न। देखो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न भी कई तरह के होते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग। एक ही खेत में जब हम अलग अलग फसल को मिला के लगाते हैं तो उसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, इससे भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट क्रॉप्स को हम अलग अलग सीजन में बदल बदल के जब हम लगाते हैं, जैसे एक बार हमने गेहूं लगा दिया तो नेक्स्ट सीजन में मकई लगा दिया या चना लगा दिया, तो उससे जो है मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट का काम करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, और अगला हमारा पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फसल अच्छे से हमने तैयार कर लिया, लेकिन वो फसल खराब ना हो,
कीट पतंग उसमें न लगे, उसको जो है जानवर चर न जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। खेत के चारों ओर बाड़ लगाते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जैविक कीटनाशक भी होते हैं और केमिकल वाले भी कीटनाशक होते हैं। दोनों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, फसल को बर्बाद होने से बचाते हैं, ठीक है, ताकि उससे हमारा उचित जो है उस फसल से हम सभी को लाभ हो सके, ठीक है। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी जानते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, और जब फसल तैयार हो गई, फसल को जब हमने हार्वेस्ट कर लिया, जब हम लोग फसल को काट लिया, तो उससे जो उत्पादन हुआ, जो अनाज जो निकला, उसको सही तरीके से स्टोर करके रखना, ये भी हमारा फर्ज है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोर करके फसल को ठीक से रखकर उसको मंडियों तक पहुंचाना, ठीक है, जो उचित उसके जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से करना, ये भी क्या ये किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। फसलों को सही जगह पर पहुंचाना और उसको फिर स्टोर करके रखना, ठीक है, ताकि वो बर्बाद ना हो और जब जरूरत पड़े तो उसका हम इस्तेमाल कर सकें। आइए, तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में इसका रिवीजन किया। इसमें फिर अगला टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। इसी में एक टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन क्या है, आइए इसको भी हम लोग जल्दी से देखते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, the scientific method by which we can rear the animals for fulfillment of human needs is known as animal husbandry, ठीक है। जितने भी प्रकार के जो आप पशु देख रहे हो, जिनका रियर किया जाता है, पालन किया जाता है, वो सब मनुष्य के भलाई के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। चाहे हम गाय भैंस का पालन करते हैं, ठीक है, दूध के उत्पादन के लिए, चाहे मुर्गी पालन किया जाता है अंडे के उत्पादन के लिए या चिकन के उत्पादन के लिए, चाहे मछली का पालन किया जाता है, बी कीपिंग किया जाता है, ये सब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग को इन चारों के बारे में पढ़ना है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग। आइए जल्दी से हम लोग इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज कैटल फार्मिंग? रियरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलोज फॉर producing milk is known as cattle farming, ठीक है, for producing milk as well as for labor। इसको हम लोग कृषि में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैल का इस्तेमाल हम लोग खेती बाड़ी में भी करते हैं, तो इसके लिए भी कैटल फार्मिंग किया जाता है। तो मिल्क एंड लेबर ये हो जाएगा ना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड लेबर, दैट इज नोन एज कैटल फार्मिंग, ठीक है। तो देखो, जो मिल्क वाले जो एनिमल्स होंगे, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होंगे, उनको मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। और जो लेबर के रूप में जो यूज होते हैं, जो उनको काम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे बैल हो गया, तो उनको हम लोग ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। ये डिफरेंस है, इसको याद रखना। आगे है पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। रियरिंग ऑफ हेन्स और फॉल्स फॉर चिकन एंड एग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ चिकन एंड एग इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। इसमें जो हमारा इंडियन वेराइटी है उसको एसील बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडियन वेराइटी है उसको बोलते हैं एसील, ASEEL, इंडिजिनस वेराइटी। और जो एग्जॉटिक वेराइटी है, फॉरेन वेराइटी है, उसको लेग हॉर्न बोला जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग, फिश फार्मिंग। रियरिंग ऑफ फिश इज नोन एज फिश फार्मिंग। अब देखिए, एक तो नेचुरली फिश होता है, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक रीजन्स में, और एक हम लोग कल्चर करते हैं। जब पर्टिकुलरली हम लोग जब कल्चर करते हैं तो उसको बोलते हैं फिश फार्मिंग या एक्वा कल्चर, ठीक है। और जो नेचुरली प्रेजेंट होता है उसको कैप्चर फिशिंग कहते हैं। उस तरह से जो फिशिंग करते हैं उसको कैप्चर फिशिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और खारे पानी में भी पाया जाता है, सलाइन वाटर में भी पाया जाता है फिश, दोनों जगह फिश पाया जाता है।
आइए अगला है बी कीपिंग। ठीक है, बी कीपिंग को एपी कल्चर भी कहते हैं, इसको एपी कल्चर भी कहते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बी इज नोन एज बी कीपिंग। रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी इज नोन एज बी कीपिंग। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोगों ने इसको रिवाइज किया, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर मैंने पहले ही जैसे बताया बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले आपके एग्जाम के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।